यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत कितनी खराब है और दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस वाकये से लगा सकते हैं कि बुलंदशहर में बेटी से छेड़छाड़ की मुखालफत करने पर दबंगों ने 3 लोगों को कार से कुचल दिया। लड़की की मां और चची की मौत मौके पर ही हो गई। महलूकीन के मुश्तिल रिश्तेदारों ने लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज किया। पुलिस ने इस मामले में नकुल नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। हाँ, मेरे साथ छेड़खानी भी की है। मेरी मम्मी को और मेरी ताई को और मेरे भाई को और मेरे मौसाजी को गाड़ी से उड़ा दिया उसने। छेड़ के ने मेरा भाई तो चौराहे पे फेंका। मेरी मैया दोनों शीशम के नीचे फेंकी पलंग साइड। मेरे मौसाजी मार के ने उल्लंग की साइड को चौधरी पे फेंकी। उसके बाद में जाके ने उसने गाड़ी हाईवे पे घुमोड़ दी। अभी हम उनकी कंप्लेंट के आधार पर ऐसे 302, 307 छेड़खानी में मुकदमा का वो एक्सीडेंट का केस का पहले एक्सीडेंट में एफआईआर हो गई, वो केस का हम बढ़ोतरी कर दिया। इसी में नामजद मुलजिम है नकुल, उनका अरेस्ट भी हो गई। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आजम खान का बयान है कि वजीर आजम मोदी के बयान में न तो सवाल का जवाब दिया गया और न ही कोई नई बात कही गई। आजम खान ने तलाक सलासा के हवाले से कहा कि ये कुछ खवातीन की बात है, मगर बेरोजगारी का मामला बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मायावती के बयान पर कहा कि बड़े लोगों के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। आजम खान से बात की हमारे नुमाइंदे विनीत ने। सांसद आजम खान, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा की, विपक्ष के सहयोग की भी बात की, सभी मुद्दों पे देश के विकास को लेकर के ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी विपक्ष के सहयोग की मांग की। बहुत मंझा हुआ भाषण था, सुलझा हुआ था, न कोई सवाल किया, न किसी सवाल का जवाब दिया, न तो ये कहा कितनी नौकरियां देंगे, पुराना वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, कितने भूखों को रोजगार मिलेगा, कुछ इस तरह का जवाब नहीं है। लेकिन हर टकराव भी नहीं था। लेकिन कॉमन सिविल कोड की उन्होंने बात की थी, उसके बाद साहबानों की भी बात की। अब कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक पर भी विपक्ष के पास मौका है कि उन्हें समर्थन दे। ट्रिपल तलाक का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि एक बार कॉमन सिविल कोड की बात करी थी, साहबानों वाले मुद्दे की बात की, और कहीं ना कहीं इशारों में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी महिलाओं के समर्थन। साहबानों एक महिला का नाम है। तलाक का इशू चंद औरतों और चंद मर्दों का है। बेरोजगारी हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों की है। बीमारी हिंदुस्तान के करोड़ों इंसानों की है। भूखमरी हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की है। आइए इन करोड़ों के बारे में सोचें। जिम्मेदारी की भी बात की प्रधानमंत्री ने कि मैं सिर्फ अपने अधिकारों की नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात होनी चाहिए। लेकिन ये अमल में आना चाहिए। मैं आज ये उम्मीद करता था उनसे कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं और चंद बेगुनाहों को बेवजह मारा जा रहा है, वो रोकेंगे लोगों को। ये अलग बात कि उन्होंने उसे बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन रोका भी नहीं। बहुत धन्यवाद। कैंप संसद प्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। सियासत, समाज और सहाफत से जुड़े जिम्मेदार लोग मानते हैं कि गुज़िश्ता 5 सालों में जो कुछ भी अक़लियतों के साथ हुआ है, बिलखसूस जो सलूक मुसलमानों के साथ किया गया है, वो महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचे समझे नजरिए और हिकमत अमली के तहत हुआ है। इस नफरत के रद्द अमल में मुस्लिम तबका खौफ और हिरास में मुब्तला है। हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क के लिए ये एक अच्छा इशारा नहीं है। लखनऊ से तारिक कमर की एक खास रिपोर्ट। हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, खाह इनका ताल्लुक किसी मजहब से हो, अब ये सोचने लगे हैं कि ये जमहूरी मुल्क अब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। मारूफ सहाफी आशुतोष कहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो गैर दस्तूरी व गैर जमहूरी सलूक किया जा रहा है, जिस अंदाज से अक़लियत के लोगों को जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक नजरिया है जिसे समझने की जरूरत है। जो कुछ भी पिछले 5 सालों के अंदर हुआ मोदी जी के आने के बाद से, उसको सिर्फ यूँ ना समझा जाए कि ये एक महज कुछ इत्तफाकन कुछ हो रहा है। मेरा अपना मानना था कि इत्तफाकन कुछ भी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है, और उस विचारधारा के तहत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। इसलिए जब तक आप उस विचारधारा को नहीं समझेंगे और उसके आधार पे जो घटनाएं हुई हैं उसका अगर आप तबसरा नहीं करेंगे, तो फिर आप शायद पूरी सच्चाई नहीं देख पाएंगे।
हैरत अंगेज बात यह है कि सियासत और सहाफत से मुंसलिक अहम लोग अपने संजीदा तजज़िये और तजुर्बे की बुनियाद पर इस हकीकत को वाज़ेह कर रहे हैं कि आए दिन होने वाले लिंचिंग, इस्मतदरी और मजहबी तशद्दुद पर मबनी मुतअद्दिद वाक़यात होते नहीं हैं, बल्कि एक मंसूबाबंद हिकमत अमली और एक तयशुदा नजरिए के तहत कराए जाते हैं। ये जो पूरी की पूरी विचारधारा है, इस विचारधारा के अंदर जो अक़लियत है उनके लिए जगह नहीं है। ये तो खुलेआम कहते हैं कि मुझे उनके वोटों की ज़रूरत नहीं है, मुझे उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो ये सोच के चलते हैं कि उनके बगैर हमारा काम चलेगा। तो जो विचारधारा, जो सरकार इस सोच के साथ बढ़ रही हो, तो जाहिर सी बात है कि अक़लियत को इससे तकलीफ़ होगी और अक़लियत के अंदर खौफ भी होगा, तो इसलिए उनकी चिंता जायज़ है। इस विचारधारा में डाइवर्सिटी की कोई जगह नहीं है, संविधान की कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि देश जो है वो संविधान से चलना चाहिए, और इस संविधान में जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जहाँ सबको लेके चलने की बात है, वो होना चाहिए। जिस तरह से आज सेफनाइजेशन हो रहा है किताबों का, हिस्ट्री का, एजुकेशन का, वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ये देश हित में नहीं है। अपनी अहम तसनीफ हिंदू राष्ट्र में आशुतोष ने आरएसएस, बीजेपी और उनकी हमनवा जमातों के इसी नजरिए को सामने लाने की कोशिश की है और वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि आरएसएस के मौजूदा नजरिए में अक़लियतों के लिए कहीं जगह नहीं है। हफीज गांधी की मेजबानी में लखनऊ क़याम के दौरान आशुतोष ने हमारी टीम से बात करते हुए ये भी कहा कि अक़लियतों की चिंता बेमानी नहीं। अगर इस नजरिए के तदारुक के लिए मुनासिब बंदोबस्त नहीं किए गए तो आने वाला वक्त मजीद दुश्वारियां और मसाइल लेकर सामने आएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। इलाहाबाद के सबसे बड़े काला डांडा कब्रिस्तान पर गैरकानूनी कब्जे हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मकामी इंतजामिया ने अभी अमल दरामद जाहिर नहीं किया है। काला डांडा कब्रिस्तान के एक बड़े हिस्से पर वक्फ माफियों ने कब्जा कर रखा है। इस कब्जे के खिलाफ कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी पर समाअत के बाद हाईकोर्ट ने कब्रिस्तान पर से कब्जा खत्म करने का हुक्म दिया था। पेश है ये रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड के जेर इंतजाम काला डांडा कब्रिस्तान के एक बड़े हिस्से पर वक्फ माफियाओं ने गैर कानूनी तरीके से मकानात बना लिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काला डांडा कब्रिस्तान से गैर कानूनी कब्जे को फौरी तौर से हटाने का हुक्म दिया है। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मकामी इंतजामिया ने 11 जून को कब्रिस्तान से कब्जा हटाने का फैसला किया था, लेकिन मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद भी कब्रिस्तान से अभी तक कब्जा नहीं हटाया गया है। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान मुर्दों का जगह है। हम लोग काफ़ी दिन से इनको अल्टीमेटम भी दिया, काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया गया। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट से आर्डर आया। हाई कोर्ट के बाद हम एक बार कुछ दिन पहले यहाँ इंक्रोचमेंट हुआ था, फिर रमज़ान आ गई। रमज़ान में हम लोग ने मोहलत मांगा, मोहलत भी दे दी है। मोहलत के बाद फिर ये लोग गए स्टे लेने, हाई कोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया। तब उसके बाद हाई कोर्ट ने फिर दोबारा तोड़ने का आदेश दिया है। ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान हर हाल में खाली होना चाहिए। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कब्रिस्तान पर गैर कानूनी कब्जा कायम है। इस सिलसिले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। औकाफ की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले अफराद का कहना है कि वक्फ बोर्ड की मिली भगत से ही औकाफ के जायदाद खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हैं। औकाफ के सिलसिले में आपको बराबर खबरें मिल रही होंगी कि कहीं पे इंक्रोचमेंट हो गए हैं, तो कहीं पे इस तरह की सिचुएशन आई है कि इवन वक्फ प्रॉपर्टी ख़त्म होने की पोजीशन में आ गई। लोगों ने कब्जे करके इस तरह से पोजीशन में ला दिया है कि औकाफ के जो मुंतज़मीन हैं उनकी लड़ने की हैसियत नहीं रही, इसलिए कि वक्फ बोर्ड ने उनको इस पोजीशन पे पहुंचा दिया कि अब वो बेचारे किसके सहारे जाएं। ट्रिब्यूनल्स हैं नहीं, ट्रिब्यूनल्स अगर हैं तो डिफंक्ट टाइप के ट्रिब्यूनल्स हैं, करप्ट लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये सब मीटिंग्स जो हैं इनका कोई पर्पस नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कब्रिस्तान से कब्जा हटाने के लिए मकामी इंतजामिया को जुलाई के पहले हफ्ते तक का वक्त दिया है। हाई कोर्ट ने मकामी इंतजामिया से कहा है कि वो औकाफ पर से गैर कानूनी कब्जा खत्म करने के बारे में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में पेश करे, लेकिन मकामी इंतजामिया जिस तरह हाई कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज कर रही है, उसको देखते हुए यही सवाल पैदा होता है कि कब्रिस्तान पर से गैर कानूनी कब्जा कब खत्म होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। हिंदू खवातीन के बुनियादी समाजी और मजहबी हकूक के लिए समाजी तंजीम मीम सेना ने मेरठ से एक मुहिम की शुरुआत की। समाजी और
मजहबी तौर पर नजरअंदाज हिंदू खवातीन के लिए मुतालबात को लेकर मीम सेना ने खून से दस्तखत किया हुआ मेमोरेंडम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इरसाल किया है। साथ ही हुजूमी तशद्दुद की बढ़ती वारदातों से खराब हो रहे माहौल को लेकर भी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। आज मीम सेना के जिम्मेदारों ने प्रधानमंत्री जी को खून हस्ताक्षरित पत्र भेजा है कि हिंदू बहनों का जो उत्पीड़न पूरे देश भर में किया जा रहा है, 20 लाख महिलाओं को सिर्फ बिना बुनियाद के छोड़ दिया जाता है, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, वो आज तड़प रही हैं, उनका जीवन नर्क बन चुका है। सबरीमला के मामले में उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जो बेटी मंगल के दिन पैदा होती है उसका किस तरीके से सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। जिस तरीके से 33% महिलाओं का आरक्षण बिल आज तक प्रधानमंत्री जी लागू नहीं करा पाए, ये कहीं ना कहीं हिंदू महिलाओं का अपमान है। यूपी हुकूमत की वज़ीर-ए-आला इज्तिमाई शादी स्कीम शहरी इलाकों में नाकाम साबित होती नजर आ रही है। महकमे समाजी बहबूद के ज़ेर एहतमाम लागू की जाने वाली इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। मेरठ में तो 27 जून को मुनक्किद होने वाले इज्तिमाई शादी तकरीब के लिए नगर निगम हल्के से महज एक जोड़े ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस स्कीम को लेकर शहरी इलाकों में लोगों में कम होती दिलचस्पी की अब जिम्मेदार अफसरान वजह तलाश रहे हैं। समाज के गरीब और ज़रूरतमंद तबके की मदद के लिए हुकूमत की जानिब से स्कीमें तो अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन इन स्कीमों का मुकम्मल फ़ायदा मुस्तहिक़ीन तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसी ही एक स्कीम इज्तिमाई शादी स्कीम है, जिसमें सरकारी बजट होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन में गैर मामूली कमी दर्ज की जा रही है और मुतल्लिक़ा महकमे के जिम्मेदारान को मुस्तहिक़ जोड़ों की तलाश में काफ़ी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। मेरठ में ब्लॉक सतह पर रजिस्ट्रेशन की तादाद खातिर खा नजर आती है, लेकिन शहरी हलकों में सरकारी अफसरान की सुस्ती और अदम दिलचस्पी से ये स्कीम दम तोड़ती नजर आ रही है। नगर क्षेत्र में जो हमारे योज हैं, हमारे नगर निगम के अधिकारीगण हैं, मुझे लगता है कि इस योजना में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं। पिछले साल भी 5-7 ही लाभार्थी थे उनके, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से 450 प्लस थे। और इस बार भी जो हम लोग कर रहे हैं 26 और 27 को शादियां कर रहे हैं, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र से 190 प्लस ही हैं, बट नगर निगम क्षेत्र से मात्र 2-3 ही लाभार्थी ला रहे हैं। अब इस संबंध में क्यों नहीं रुचि ली जा रही है, ये तो यो साहब लोग और ये कोई स्पष्ट चीज़ भी नहीं बताते हैं। शहरी हलकों में इस स्कीम की नाकामी के लिए जहां महकमे के जिम्मेदार अफसरान सरकारी अमले की सुस्ती और समाजी सतह पर बेदारी में कमी को जिम्मेदार करार देते हैं, वहीं समाजी अफराद मानते हैं कि पसमानदा, जरूरतमंद और बिलखुसूस मुस्लिम तबके में इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में शामिल होने को लेकर एक हिचकिचाहट रहती है। साथ ही रवायती तौर से तय की जाने वाली शादी की तारीखों को लेकर भी तालमेल न होने की वजह से समाज का जरूरतमंद तबका इस स्कीम का फायदा हासिल करने से कासिर रह जाता है। जो हमारी ऑनलाइन स्कीम चल रही है शादी अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति की, उसमें आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्र के बहुत सारे लाभार्थी आवेदन कर रहे हैं, बट सामूहिक विवाह में शहरी क्षेत्र के लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। एक तो सामाजिक प्रतिष्ठा वाला इशू तो है उनका, जिससे इधर थोड़ी सी कम हो रही प्रगति। जो पैसा वो वहाँ खर्च कर रहे हैं उन शादियों में, वो उनको पैसा वहीं दे दिया जाए, जिससे कि वो अपने शादी अपने हिसाब से कर लें, क्योंकि वो अपनी रुसवाई नहीं चाहते, कि वो सामूहिक शादियों में नहीं जाना चाहते। शादी में वहाँ जाकर उनकी रुसवाई होती है कि खुलेआम सबकी शादी एक साथ हो रही है। किसी भी सरकारी स्कीम की अहमियत ज़रूरतमंदों और मुस्तहिक़ अफराद तक उस स्कीम का मुकम्मल फ़ायदा पहुँचने से होती है, लेकिन सरकारी इमदाद के नाम पर मदद के दिखावे की रस्म अदायगी स्कीम के असल मकसद को ख़त्म कर देती है। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक गैर मारूफ कचौड़ी वाले की जांच करने पहुंची इनकम टैक्स महकमे की टीम के सामने हैरतज़दा करने वाले एदाद शुमार आए हैं। टीम ने दुकान पर इस्तेमाल होने वाले खुर्दनी अशिया की बुनियाद पर कचौड़ी का 60 लाख का सालाना टर्नओवर पाया है। अलबत्ता अभी जांच जारी है और ये टर्नओवर 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। दुकान मालिक कार्रवाई को गैर जरूरी करार दे रहे हैं। उसका कहना है कि हम पर ज्यादती है और किसी की शह पर हमें परेशान किया जा रहा है।
कि कुछ सूचनाएं लगातार आ रही थी कि कुछ लोग हैं जिनकी बिक्री काफ़ी है, जीएसटी में जो पंजीयन सीमा है उससे अधिक है, लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं। तो एक सूचना के अधिकार पर सूचना के आधार पर ही अधिकारियों ने इसके बारे में काफ़ी जानकारी पहले कलेक्ट की गोपनीय रूप से, और पाया गया कि जो जीएसटी की सीमा निर्धारित है। एसबीआई के मेरे पास अधिकारी लोग आए हुए थे, उनको मैंने सारी डिटेल बताई, जो पूछा था उन्होंने सब कुछ बता दी। किसी शिकायतकर्ता ने मेरे ऊपर शिकायत कर दी और लखनऊ तक उसने टीम पहुँचा दी खबर मेरे ऊपर, और ये सारा झूठा आरोप है मेरे पास। जितना भी मेरा आरोप है सब झूठा आरोप है। टीम मैंने सुना है एसआईबी की टीम आई थी, कोई कंप्लेन किसी ने कर दी होगी विरोधियों ने, तो उसमें इन्होंने सर्वे किया। टीम ने पाया कि इनका 5,000 5,500 का अपना बिजनेस हुआ है, पूरे दिन का सेल हुई है, और 2-3 भाई अपने लगते हैं ईमानदारी से काम करते हैं, वो सब भाई कोऑपरेट किया था टीम को। अलीगढ़ थाना अतरौली के गांव बाईकाला में रहने वाले एक शख्स को 8 दिन बाद होश आया तो उसने एसएसपी अलीगढ़ से मुलाकात करके अपनी आप बीती सुनाई। उसका कहना है कि उसके सगे भाइयों ने ईद के दौरान उसकी इस कदर पिटाई की कि वो अधमरा हो गया और मेडिकल में भर्ती रहा, जहां उसे 8 दिन बाद होश आया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत के बाद जराइम के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस सख्त नजर आ रही है। देर रात पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी है। अलीगढ़ के एसएसपी आकाश कलहरी की क़यादत में इन दिनों अलीगढ़ पुलिस बदमाशों को बख्शने के मूड में नहीं है। अलीगढ़ में गुज़िश्ता हफ्ता पौश इलाके सरसईद नगर में दिन दहाड़े हुई डकैती का एसएसपी आकाश कलहरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शहर के पास पौश इलाके सरसईद नगर में रहने वाले सईद मोहम्मद आरिफ के घर में दिन दहाड़े डकैती मामले में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि इस गाड़ी को भी बरामद किया गया जिसका डकैती में इस्तेमाल हुआ था। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सख्त हिदायत पर अलीगढ़ पुलिस ने अमल शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में गौकशी के मामले पर योगी सरकार सख्त और अहकामात हैं कि गौकशी करने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए। अलीगढ़ पुलिस ने थाना जवा में गौकशी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिनके पास से गौकशी का माल, पैसा और हथियार भी बरामद करने की खबर है। बिहार में उर्दू और अक़लियती स्कीमों के निफाज का अब अक़लियती कमीशन ने बीड़ा उठाया है। कमीशन ने सूबे के सभी महकमों को उर्दू में नाम लिखने की सख्त हिदायत दी है। वहीं महकमे ट्रांसपोर्ट को कहा है कि बसों का रूट और बसों की मखसूस सीटों के नाम उर्दू में लिखे जाएं। इसके साथ ही अक़लियती स्कीमों के निफाज के लिए जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग की जा रही है। कमीशन ने एक टीम बनाकर सभी अजला में काम करने का फैसला किया है। बिहार की दूसरी सरकारी जबान उर्दू की क्या हालत है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अक़लियती कमीशन के नए इंतजामिया ने उर्दू के मसले पर सख्त रवैया अपनाया है। कमीशन सूबे में उर्दू का माहौल कायम करने के लिए तमाम महकमों के नाम उर्दू में लिखने के साथ साथ शहरों में चलने वाली सरकारी बसों, बस स्टैंड और रिजर्वेशन काउंटर का नाम उर्दू में लिखने की मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी है। उर्दू का जो बस में हम लोगों ने लिख के दिया, ये हम लोग को खबर आई कि साहब उर्दू में नहीं है जानकारी, जिसके लिए बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट वाले को लिखा है और हर विभाग को लिखते हैं कि उर्दू में आप अपनी बिल्डिंगों में लगाइए, अपने ट्रांसपोर्ट का है तो उसमें दीजिए, जो जहाँ टिकट कटवाते हैं उसका वहाँ पर लिखिए, हर जगह जो रिजर्वेशन के सिस्टम है वो लिखिए। कमीशन का दावा है कि उर्दू का माहौल कायम होने से खुद उर्दू की तरक्की का रास्ता निकलेगा। कमीशन अक़लियती स्कीमों को जमीन पर लागू करने के लिए सभी जिलों में टीम बना रही है। कमीशन के मुताबिक सही जानकारी नहीं होने के सबब अक़लियती आबादी हुकूमत की स्कीमों से फायदा हासिल करने से महरूम रह जाती है। 60 सवाल हैं हमारे से, क्वेश्चनायर भेज दिया कि माइनॉरिटीज़ का हर विभाग को भेज दिया कि उसमें आपका क्या काम हुआ है। और दूसरा है कि हम जब जाते हैं तो सारे अफसर्स को बुला के उनकी मीटिंग कर लेते हैं। माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनकी भी अलग एक मीटिंग कर लेते हैं और फिर इन सब मीटिंग करके
तब हम डीएमएसपी से बात करते हैं और डीएमएसपी को डायरेक्शन देते हैं कि क्या आपकी पोजीशन है, और इसको हम जो कमी है सरकार की जहां मदद लेनी होती है हम उनसे भी मदद लेते हैं। दानिश्वरों ने अक़लियती कमीशन की इस फैसले की सताइश की है। यकीनन एक बड़ा कदम है और ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटी कमीशन की अपनी जिम्मेदारियां हैं, बड़े अरसे के बाद एक बहुत फाल शख्सियत जो इस ओहदे पे आई है, और इसमें मैंने महसूस किया ही है कि ज़िलों के अंदर जाने के बाद जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जो ख़ास तौर पे माइनॉरिटी की स्कीमें, माइनॉरिटी को पता ही नहीं चल पाता है, और उसके लिए क्या नज़रिया इब्लाग का जो इस्तेमाल है या कोई भी जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो चाहे माइनॉरिटी कमीशन के ज़रिए जाए या अक़लियती जो भी माहौल वो जो उनके डिपार्टमेंट उनके ज़रिए जाए, उसके लिए एक बहुत बेहतर कदम है इनका। बिहार बिल्कुल नहीं, बिहार में ये पहली बार होगा और इंशाल्लाह अगर होता है तो आप देखिएगा एक अलग सा माहौल बनेगा। ठीक है कि बहुत सरकारी दफातर में आप देख लीजिए कि उर्दू में नाम है, बहुत जगहों पर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये काम जो है जिसका सीधे ताल्लुक़ रोज़ाना की ज़िंदगियों से है, बसों में है, तो वो उस सिलसिले से ये बहुत बड़ा काम है। हमको लगता है कि इसकी कदर की जानी। कमीशन के मुताबिक जहां अजला में अक़लियती स्कीमों के मामले में लापरवाही बरती जाती है, वहीं आवामी सतह पर किसी तरह की कोई कोशिश दिखाई नहीं दे रही है। कमीशन के मुताबिक वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जिलों में एक टीम बनाकर काम करने का फैसला किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। नीति आयोग ने रियासतों में मयार सेहत के हवाले से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार ने सेहत के मैदान में अच्छा नहीं किया है। बिहार सेहत के शोबे में गुज़िश्ता बरस चौथे मकाम पर था, अब फिसलकर 21वें मकाम पर पहुंच गया है। सेहत के सभी मैदानों में बिहार पसमानदा है। वाज़ेह है कि रिपोर्ट 2017-18 की है, जबकि मुजफ्फरपुर में 2019 में दिमागी बुखार से तकरीबन 150 बच्चों की मौत हो गई है। की बात कर रहे हैं। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, इट इज 2017 में जो एसआरएस की स्टेटमेंट आती है हम उससे लेते हैं, और ये राज्य सरकार भी रिपोर्ट नहीं करती है। जो आरजीआई है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, वो जो आंकड़े रिलीज करता है, जो एसआरएस बुलेटिन निकालता है, उससे हम आंकड़े लेते हैं। बट ये जरूर है कि जहां सिस्टम्स कमजोर होंगे उसके परिणाम इस तरीके के दिखाई दे सकते हैं, और इससे ये भी दिखाई देता है कि देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो और हमें सबको काम करना पड़ेगा, मिलकर काम करना। दिमागी बुखार से बच्चों की हो रही मौत की अहम वजह ग़िज़ाइयत की कमी है, लेकिन बिहार के वज़ीर खुराक कुछ और ही वजह बता रहे हैं। वज़ीर खुराक का कहना है कि अमीर घरानों के बच्चे भी ग़िज़ाइयत की कमी के शिकार है। उन्होंने मजीद कहा कि अब बिहार में रोटी और कपड़े का मसला नहीं रह गया है। संकट नहीं है कि लोग खाना तक नहीं खा सकते, रोटी कपड़ा का समस्या अब कोई रह नहीं गया है, और भूख से कोई लोग भूखे पेट नहीं सोते हैं। ये हम लोग पूरे सर जो आप ही की सरकार सर जो सोशल ऑडिट करा रही है मुजफ्फरपुर में, उसी एजेंसी ने बोला है कि जो बच्चे बीमार पड़े हैं इससे लगभग 85% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषित हो सकते हैं, और खाना अच्छा खाने के बावजूद भी बच्चे कुपोषित हो सकते हैं। ये आप मेडिकल वाले से पूछ सकते हैं, जो संपन्न परिवार के लोग हैं। खास बात में इतना ही। आदाब।